आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब संस्थाओं का कामकाज कि संस्थाएं जो हैं वो कैसे काम करती हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि ओवरव्यू में क्या दे रखा है। ओवरव्यू में है स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूल्स। इन डेमोक्रेसी द रूलर्स have to follow some rules and procedures. They have to be work with and within institutions. This chapter is about the working of such institution in a democracy. We try to understand this by looking at the manner in which major decisions are taken and implemented in our country. We also look at how disputes regarding these decisions are resolved. In this process, we come across three institutions that play a key role in the major decision: legislature, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर ही नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानूनों का सामना को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश की किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इस अध्याय में हम फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली तीन संस्थाओं, जैसे कि लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका और जुडिशरी का मतलब न्यायपालिका पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यू हैव ऑलरेडी read something about these institutions in earlier classes. आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके होंगे। In the case here we shall quickly summarize those and move on the asking larger questions. हम यहाँ उसका संक्षेप में वर्णन करके कुछ और महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। In the case of each institution we ask, what does this institution do? How is the institution connected to other institutions? What makes its function more or less democratic? The basic objectives here is to understand how all these institutions together carry on the work of government. हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह से काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था से किस तरह से जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती हैं। Sometimes we compare these with similar institutions in other democracies. In this chapter, we take our examples from the working of the national level government called central government, union government or just government of India. कई बार हम ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज के उदाहरण से देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार को भी कहा जाता है। While reading this chapter, you can think of the discuss examples from the working of the government in your state. इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों को भी नज़र में रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसी चैप्टर का जो टॉपिक हमारे पास आता है वो आता है स्टूडेंट्स, हाउ इज़ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, कि प्रमुख नीतिगत जो फैसले हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं। तो प्रमुख नीतिगत फैसलों में अगर हम बात करें तो जैसे कि अ गवर्नमेंट ऑर्डर, एक सरकारी आदेश सबसे पहले इसमें आता है। गवर्नमेंट ऑर्डर में ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरंडम। 13 अगस्त को हम कहें कि 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे ऑफिस मेमोरंडम या हम कहें
कार्यालय ज्ञापन कहा गया या कहा जाता है। Like all government orders, it had number and is known by that OM number. This dated the Joint Secretary and Officer in Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Governance and the Pension signed the order. It was quite short, barely one page. It looked like an ordinary circular or notice that you may have seen in your school. The government issued hundreds of orders every day on different matters, but this one was very important and became a source of controversy for several years. Let's see how the decision was taken and what happened later. कि सभी सरकार आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संस्था थी। ये आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। OM नंबर 3601231-90 क्रमिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव ने इस आदेश पर दस्तखत की साइन किए। यह छोटा सा आदेश मुश्किल से एक पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने अपने स्कूल में देखे होंगे। नोटिस हम कहें कि सरकार हर रोज़ विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना रहा। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया और इसके बाद क्या हुआ। इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इस ऑर्डर के अंदर स्टूडेंट्स देखिए कि ये वो पेज है जो ऑर्डर निकाला गया था। सब्जेक्ट है इसमें 27% रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज। कि अगर हम देखें तो ये जो इसमें लिया गया है डिसीज़न, वो काफ़ी अगर हम देखें तो डिस्कशन का या कंट्रोवर्सी का इशू था कि 27% रिजर्वेशन फॉर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट्स एंड सर्विसेज, ये इन्होंने डिसीज़न लिया था। और इसके बाद में जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई वो हम डिस्कस करते हैं। दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन कि भारत सरकार ने जो है, हम कहें कि इस आदेश में प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार ने सरकारी पदों और सेवाओं में 17% रिक्तियाँ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC के लिए आरक्षित होंगी। यानी इट्स सेट 27% of vacancy in civil posts and services under the government of India are reserved for the social and educational backward classes. SEBC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward by the government. हम कहें कि अब तक जिन जाति समूह को सरकार पिछड़ा मानती थी उनका एक नाम SEBC सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस था। अब तक नौकरी के आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। यानी द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वॉज स्टिल देन अवेलेबल ओनली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ अ न्यू थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस। यानी अब एक नई, हम ये कहें कि जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में के लिए एक तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इसके लिए 27% का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 17% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। नाउ अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड SEBC वॉज इंट्रोड्यूस। Only persons who belong to backward classes were eligible for the quota of 27% jobs. Others could not compete for these jobs. यानी कि अब तक जो बेनिफिट मिल रहा था रिजर्वेशन सीट्स में, उसमें केवल जो SCs हैं, जो STs हैं, उन्हीं को फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर
जो है इन्होंने ये कहा कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी इन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गया लोगों के लिए कि इस तरह का डिसीज़न जो है गवर्नमेंट का वो सही नहीं है। अब है इसमें द डिसीज़न मेकर, निर्णय करने वाले, डिसीज़न मेकर कौन है? हु डिसाइड टू इशू दिस मेमोरेंडम? Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed the document. हम कहें इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है अकेले उस व्यक्ति का इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पे थे यानी उस डॉक्यूमेंट पे थे। द ऑफिसर वॉज मियरली implementing the instructions given by the Minister of Personnel, Public Governance and the Pensions, of which the department was a part. कि हम कहें वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने भी खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। तो किसने किया फिर डिसीजन? वी कैन गेस, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं that such a major decision would have involved other major functionaries in our country. You have already read in the previous classes about some of them. Let's go over some of the major points that you covered them. हम कहें कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। अपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया है। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर हम कहें जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पर हम सरसरी सी एक नज़र डाल लेते हैं। एक बार उनको हम फिर से कवर कर लेते हैं। फर्स्ट इसमें आता है आपका प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, कि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी हम उसे मानते हैं। सेकेंड हम कहें Prime Minister is the head of the government and actually exercise all governmental powers. He takes most of the decision in the cabinet meetings. प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करते हैं। फिर हम कहें पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट of the majority of Lok Sabha members. So were all these peoples involved in this decision regarding of the office memorandum? Let's find out कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इसमें हम कहें कि बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना ज़रूरी है। तो हम समझ गए कि तो कार्यकाल ज्ञापन के फैसले में ये शब्द सभी लोग क्या हैं, शामिल हैं। चलिए अब हम इसका पता करते हैं। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द accumulation of a long chain of events, कि यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया था। इट वॉज हेडेड बाय BP मंडल, hence it was popularly called by the Mandal Commission. It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended steps to be taken for their advancement. कि इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी और इसी कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। फिर हम बात करें कि द कमीशन gave its report in 1980 and made many recommendations. One of these was that 27% of government jobs were reserved for the socially and educationally backward classes. Then the report and recommendations were discussed in Parliament.
फिर क्या हुआ कि इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी, अपने रिकमेंडेशंस दिए। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना चाहिए। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई। For several years, many parliamentarians and parties kept demanding the implementation of the Commission's recommendations. वर्षों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव हुआ। फिर चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। Then came the Lok Sabha elections in 1989. In this election, manifesto of Janata Dal promised that it voted to power कि अगर वो पावर में आते हैं it would implemented the Mandal Commission report. The Janata Dal did form the government after this election. और इसके बाद में जो है जनता दल की ही सरकार जो है वो अस्तित्व में आती है। Its leader VP Singh became the prime minister. Several departments took place after that. कि और इसके नेता जो हैं VP जो हैं सिंह बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसके बाद में कई सारी घटनाएं जो हैं वो होती हैं। जैसे कौन कौन सी घटनाएं होती हैं पहले हम डिस्कस करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंसमेंट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन कि नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। On 6 August 1990, the Union Cabinet took a formal decisions to implement the recommendations. 6 अगस्त 1990 केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। Next day, Prime Minister VP Singh informed the Parliament about this decision through a statement in the both houses of the Parliament. अगले दिन प्रधानमंत्री VP सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। फिर the decision of the cabinet was sent to the Department of Personnel and Training. The senior officers of the department drafted an order in line with the cabinet decisions and took the minister's approval. An officer signed the order on behalf of the union government. This was how OM number 36012/31/19 was born on 13 August 1990. कैबिनेट के फैसले को कामक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश जारी किया और मंत्री तो अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्र सरकार की तरफ से ली गई। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36012/31/19 तैयार हो गया। तो हमने देखा कि किस तरह से एक डिसीज़न को पास करने के लिए गवर्नमेंट को कितने सारे स्टेप से निकलना पड़ा। यानी कोई भी डिसीज़न जो है वो इतनी इजीली हम ये कहें कि सेट जो है वो नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ हमने इसमें देखा। आज के लिए इतना ही।